यहाँ सेट फॉर साइंस के सेकंड पार्ट की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने करवा जो दिया है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप रेफर कर सकते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ 27 से लेकर 39 तक के जो क्वेश्चन है साइंस के PYQ के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 to 33 अगर हम बात कर लें, ये 3 मार्क्स के पेपर है। कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के। ठीक है ना, तो आप सबसे बड़ी अच्छी चीज आप ये ध्यान रखिए कि टाइम को थोड़ा सा सही तरीके से आप लेकर चलेंगे। टाइम आपको अभी ये बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन पे कितना आपको टाइम देना है, क्योंकि पीछे पेपर इंग्लिश का जो आपने दिया है वहां आपने कई सारी गलती की है, खास तौर से अगर हम बात कर लें तो आपके टाइम से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस की और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है। लास्ट में मैं उसको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। चलिए देखते हैं हम एक बार। यहाँ पे आपसे बात कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड CaSO4 into half H2O। देखिए एक बात तो आप जानते हो कि कॉमन नेम इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। केमिकल नेम अगर हम बात कर लें तो कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट इसलिए क्योंकि यहाँ जो वाटर के कंटेंट हमें जो दे रखे हैं वो क्या है, हाफ है। क्या है, हाफ। हमसे क्या कह रहा है, राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन कैसे करते हो, जब भी जिप्सम को तुम हीट करते हो, ये जिप्सम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये पिक्चर ब्लर है बट आप ध्यान दीजिएगा, जिप्सम लिखा हुआ है। जिप्सम के साथ साथ अगर हम बात कर लें, इसको हीट कितने पे करना है, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन के आसपास है। यही हीट करते हैं तो हमारे 3.5 पार्ट हमारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड 1.5 पार्ट वाटर इस कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलता है, जो कि हमारा क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कॉमन नेम, केमिकल नेम आपने बता दिया, रिएक्शंस बोला था, रिएक्शन आपने बता दिया। अब कह रहा है गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, रिएक्शन भी आपने बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें थोड़ी बातें और क्या करनी होंगी, लिखनी होंगी। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम बात कर लें तो हम देख पा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड में बात कर लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर जब करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से 3/2 पार्ट हमारे वाटर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और 1/2 पार्ट कैल्शियम सल्फेट के साथ हमारे मिल जाते हैं, जैसा कि अभी पीछे रिएक्शन में बताया। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब, यहाँ क्रिस्टलाइजेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब वहां पे हमारा क्या है, क्रिस्टल के रूप में है। जैसे आपने देखा होगा एलम, जिसकी बात करते हैं, फिटकरी की बात करते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा कि कई बार इसके हमारे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं सॉल्ट टाइप के, जो कि हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वाटर कंटेंट के साथ होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इट मींस वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। वो कैसा होता है, सॉलिड। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, जिसको बोले क्रिस्टलाइन। क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन। यहाँ पे अगर हम बात कर लें जिप्सम की बात करें, जिप्सम क्या है, हमारा कैल्शियम का ओर है। चूंकि ये पूछा नहीं है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, मैं यहीं तक आपको बताना था। पीछे 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 3 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ जिप्सम जो है ये हमारा कितना होता है, CaSO4 into 2H2O होता है। मेनली अगर जिप्सम हम बात कर लें, ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसका है, प्लास्टर में है। प्लास्टर जैसे हम बात करें, चाक की बात कर लें, आपकी जो बोन्स वगैरह क्रैक होती है, जो आप प्लास्टर करवाते हो, वहां पे भी POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, चौक में भी हम इसका यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मैं बात कर लूं, वाटर के साथ अगर मिक्स कर दूं, तो ये उल्टा प्रोसेस भी होता है कि जिप्सम बन जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CaSO4 into 2H2O को जब मैं हीट कर रहा हूं 373 केल्विन पे, तो वो हमारा क्या बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है CaSO4 into half H2O प्लस 3/2H2O हम बात कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें 3/H2O हमारा क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस भी हमारा क्या होता है, ये पॉसिबल है। वही चीज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction। देखिए एक बात समझिए आप, जब मैं बात करता हूं एथेनॉल की बात करता हूं, तो इसको मैं CH3CH2OH भी लिख सकता हूं और C2H5OH भी लिख सकता हूं। दोनों बातें क्या है, सेम है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, एथेनोइक एसिड। और हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो आपसे बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड जब भी कंसीडर किया जाता है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड ऑन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड ऑन होता है, किसके साथ, एथेनॉल के साथ, एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ ऐड ऑन होता है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा बिहेव करता है। और यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं KMnO4, या मैं बात कर लूं दोनों में से कोई एक, दोनों में से क्या कोई एक। KMnO4 को क्या बोलते हो, बोलते हो पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। या K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपसे ये बोला था कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपने वहां बता दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। हाउ इज दिस रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन इन विच एथेनॉल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एथेनॉल को जब हम बर्न करते हैं तो ये कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी हमसे क्या कर रहा है, बता रहा, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम बता देंगे। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द हाइड्रा बाय बडिंग, नेम ऑफ द सेल यूज रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस। देखिए एक बात समझिए, हाइड्रा जब भी रिप्रोड्यूस करता है कैसे करता है, एसेक्सुअली करता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पहले प्रोसेस में पेरेंट हाइड्रा होता है, यहीं पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे आउट ग्रोथ हमारे शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बड डेवलप हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, बड डेवलप, डेवलपिंग बड का हमारा केस हो जाता है। जब ये बड डेवलप होते हैं तो इनमें ग्रोथ शुरू हो जाता है। ग्रोथ के बाद हमारा ये डेवलप करने के बाद न्यू बड बना लेते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और नया हाइड्रा क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। यहाँ पे जब डिटैच होकर ये बना लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब जो ऑलरेडी सेल्स होते हैं इन पेरेंट वाले में, उससे हमारे क्या हो जाते हैं, नया वाला डेवलप हो जाता है। इसके बारे में ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे, और यही क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, कह भी रहा था। आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ प्रोसेस की भी बात किया। प्रोसेस आप देखिए 3 पार्ट में है, जैसे कि आपको बताया था। बड फॉर्मेशन है, पहला बड फॉर्मेशन है, दूसरा बड डेवलपमेंट है, और तीसरा क्या है, बड डिटैचमेंट। अगर 3 नंबर का पूछा गया है तो आप थोड़ी सी चीजें क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं रैपिडली, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, आउट ग्रोथ हमारे फॉर्म में बन जाते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, बड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बड। यही बड हमारा कंटिन्यू ग्रो करता है, और एक फर्दर इनका सेल डिवीजन होता है, और ग्रेजुअली इनका क्या हो जाता है, डेवलपिंग हो जाती है। डेवलपिंग होने के बाद ही क्या बना लेते हैं, ये मेंटेन करते हैं न्यू हाइड्रा को बनाने की, ठीक है ना। तो यहाँ जो न्यू हाइड्रा हमारा बन रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है, लास्ट में डिटैच हो जाता है। ये बारे में आपको क्या किया है, बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, हेडिंग डाल के आपको 3 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लिस्ट 2 रूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला आपसे दे रखा है सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। 2 रूल आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो पहला अगर हम बात कर लें, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लें या सेमिनल वेसिकल्स की बात कर लें, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा पार्ट होता है, ऑर्गन का। हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, जो हमारा सेक्रेट करता है क्या, प्रोस्टेट फ्लूइड को सेक्रेट करता है। जो कंपोनेंट किसका होता है, सीमेन का कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है, सीमेन का। यही हमारा क्या करता है, अगर हम बात कर लें सेमिनल वेसिकल्स की हम बात कर लें, तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फ्लूइड को क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि हमारा मदद करता है सीमेन को फॉर्म होने में। सीमेन को फॉर्म होने में कौन मदद करता है, हमें सेमिनल वेसिकल्स हमारा मदद करता है। और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड जो बता रहा हूँ क्या है, रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन है, जो प्रोस्टेट फ्लूइड को हमारे क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। एट द टाइम हम बात कर लेंगे जो सीमेन का हमारा कंपोनेंट है। दूसरा अगर हम बात कर लें, सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी मेनली क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको, यहाँ पे हम बात कर लेंगे स्पर्म को। किसको, स्पर्म को। न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट को भी इजी बनाने का काम कौन कर रहा है, यही सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमने क्या बताया, सेक्रेशन जो भी होता है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में, ये हमारे मेनली प्रोवाइड क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम बात कर सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाने का भी काम कौन करते हैं, यही करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। आपसे आगे चलते हैं।
दूसरा हमसे कह रहा है ओविडक्ट की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है ओविडक्ट की। आप जानते हो ओविडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। आप जानते हो कि ये जो सेक्शन है हमारा, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या होता है, एक तरफ ओवरी से हमारा कनेक्टेड होता है और एक तरफ यूट्रस से हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो मेनली एक को जो हमारा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करता है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ओविडक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओविडक्ट। तो ध्यान रखिएगा ओविडक्ट का ये नाम होता है हमारा। मेनली करता क्या है, ट्रांसपोर्टिंग एग्स एंड स्पर्म। आपको यही बताया कि जो एग डेवलप होते हैं और स्पर्म का जो हमारा मेन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जो यूट्रस तक पहुंचता है वो किस कारण से पहुंचता है, इसी के कारण हमारा पहुंचता है। प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आप जानते हो कि जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो हमारा कहाँ होता है, यूट्रस में हमारा स्टार्ट होता है। वैसे तो स्टार्टिंग हमारी डेवलपमेंट इधर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो का मेन डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, या हम बात कर लें उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फर्टिलाइजेशन की, जो देता है वो कौन देता है, फैलोपियन ट्यूब ही देता है। वहीं से हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जो है दो रोल टेस्टिस का पूछा है। टेस्टिस की बात करते हैं। मेनली स्पर्म प्रोडक्शन में हमें क्या करता है, मदद करता है। जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल, इसी को जानते हैं हम क्या, स्पर्मेटोजोआ। आपको इसको लिखने की जो जरूरत नहीं है, बस आप यही बता देंगे कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। दूसरा अगर हम बात कर लें, टेस्टोस्टेरोन को हमारा क्या करता है, सेक्रेट करता है। ठीक है ना। तो मेल गैमेट्स के में हम बात कर लेंगे, स्पर्म को जो बनाने का काम करता है, या हम बात कर लें टेस्टोस्टेरोन जो होता है उनको सेक्रेट करने का काम कौन करता है, टेस्टिस करता है। कौन करता है, टेस्टिस। तो आपसे यही पूछा था, आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसेसिव। देखिए एक बात समझिए, अब डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, हिंदी मतलब अगर आप निकालेंगे तो क्या, प्रभावी। प्रभावी का मतलब उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, कभी भी वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग बनाएगा, वो हमारा क्या रहेगा, मेजर रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसी को बोल रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट। ये हमारा क्या हो रहा है, ये ट्रेट या करेक्टर जिसमें हम बात कर लें, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये हमेशा अपने आप को, वाइल अनदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जब हम बात करेंगे किसी और के साथ भी मिल रहा है तब भी वो अपनी इफेक्ट को क्या कर रखा है, बनाए रख रहा है। इट इज द ट्रेट विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, ये अपने इफेक्ट को बना नहीं पाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेसेसिव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेसेसिव। जब भी डोमिनेंट ट्रेट के साथ ये रिएक्ट करेगा तब। यहां दूसरा बात कर लेंगे, इट कैन एक्सप्रेस बोथ हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब जैसे एक्स एक्स है तो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो बन रहा है एक तरीके का बन रहा है तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस किसको बोलेंगे, जो एक्स और वाई गैमेट्स हमारे मिल रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं क्या, हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं। तो अलग अलग तरह के होंगे तो ये बनेगा हमारा। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, होमोजाइगस ही फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, होमोजाइगस। जैसा कि आपने देखा था कि पेरेंट सेल्स में जब हम बात करते थे मैन और वुमेन की, जो 23 पेयर्स हमारे लास्ट के थे, एक्स एक्स और एक्स वाई, जब कंबाइंस होते थे तो एक्स एक्स जब भी होता था तो वहां पे हम बात करते थे कि वो डॉटर होते हैं। क्या होते हैं, डॉटर। वैसे हम बात कर रहे हैं रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ मेंडल की बात करें, किसी बात कर रहे हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मेंडल ने यहाँ होमोजाइगस के लिए किसके लिए बताया, जो सेम तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे येलो और ग्रीन पी प्लांट्स की आपको बात किया है, तो यहाँ पे हमसे अगला क्वेश्चन पूछा भी है इसमें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट्स इन F2 जनरेशन। देखिए F2 में हम बात कर लेंगे 3/1 का रेशियो होता है। F2 जनरेशन में 3/1 का हमारा स्टार्टिंग में रेशियो होता है, तो 75% F2 जनरेशन जो होता है वो क्या होता है, येलो होता है। और हम बात कर लेंगे येलो पी प्लांट, और हम बात कर लेंगे ग्रीन जो होता है वो 25% होता है। कितना होता है, 25%। ठीक है ना। तो यही चीज हमसे क्या किया है, पूछा है, और यही हम बता सकते हैं कि येलो वाला जो है वो डोमिनेंट ट्रेट की तरह हमारा क्या करेगा, बिहेव करेगा। आपसे ये भी कहा है कि हमें बताना है कि क्रॉस करके हमें बताना है, क्रॉस पी प्लांट्स येलो एंड ग्रीन प्लांट्स के लिए बात कर रहा है, जहां कैपिटल डोमिनेंट, और हमसे बात किया है किसको, रिसेसिव के लिए हमसे बात किया है कि हमें एक करना है। तो यहाँ देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, जब भी हमसे पूछ रहा है यहाँ पे F1 जनरेशन में हम बात कर लेंगे वाई वाई जो येलो हमारा डोमिनेंट है, और यहाँ बात कर लेंगे ये रिसेसिव है। F1 जनरेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जो कि हमारा किस तरह का देगा कलर, ये येलो का देगा। जनरली ये F1 जनरेशन होता है। F1 जनरेशन में ही हम फिर क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे कराते हैं, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो कैपिटल वाई ये जो बना है क्या बना, येलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हमारा क्या हुआ, येलो। और यहाँ बात कर लेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो गया, येलो। स्मॉल वाई क्या हो गया, ग्रीन। तो ये जो
रेशियोज हमारे बन रहे हैं ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीनोटाइपिक, तो जीनोटाइपिक में हमारा कितना है 1 2 1, 2 हमारा किसका है, जो हेट्रोजाइगस ये है हमारा क्या है 2 शो कर रहे हैं, और यहाँ होमोजाइगस क्या कर रहे हैं 1 1 कर रहे हैं, जो एक डोमिनेंट हमारा है, एक हमारा कैसा है रिसेसिव है। फेनोटाइपिक में अगर हम बात कर लेंगे तो ये 3/4 हमारा कैसा है 3/4 सेक्शन अगर हम बात कर लेंगे येलो है, और 1/4 सेक्शन हमारा कैसा है 1/4 सेक्शन हम बात कर लेंगे सीड्स जो हमारे हैं ग्रीन के हैं, कैसे ग्रीन के हैं। यही चीज आपसे क्या किया था, पूछा था। आगे बात कर लेंगे, डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेने का। जब हम जानते हैं जब भी प्रोसेस होता है सर्टेन मसल्स, जिसमें हम बात कर लें आंखों में सिलियरी मसल्स होता है, ये फंक्शन करता है जब फोकल लेंथ हमारी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे क्या हो जाते हैं, इमेज जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, आई के रेटिना पर फॉर्म होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं, रेटिना पर। और इसी को हम बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन ऑफ आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आइज। और यहाँ जो इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है आगे, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जब आंखों से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें ऑब्जेक्ट जो भी है, तो उस समय हमारा क्या होगा, तो उस समय कोई विशेष चेंजिंग नहीं होता है। वो हमारा क्या होता है, ये आई हमारा डज नॉट चेंज। जब भी हमारा इमेज डिस्टेंस हम बात कर लेंगे चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो तो रेटिना पर ही बनता है। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द आई इंक्रीज करता है, तो ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि आई के पास एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की फोकल लेंथ, तो ये अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, और इस डिस्टेंस से हमारा कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। इमेज डिस्टेंस हमारी वही रहती है, इमेज डिस्टेंस हमारी क्या रहती है, वही रहती है। क्लियरली हमसे पूछ रहा है यहाँ पे आगे कि नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो एक तो हमारा सिलेरी मसल्स होता है, क्या होता है, सिलेरी मसल्स, जो कि एडजस्ट करने का काम करता है ताकि लाइट्स हमारी क्या हो, यहाँ पे फोकस हो पाए। दूसरा हम बात कर लेंगे कॉर्निया। कॉर्निया हमारा डोम शेप का होता है, जो फ्रंट लेयर ऑफ आई होता है, ये बेंड्स करता है लाइट को कहाँ पे, आई पर फोकस करने में, ठीक है ना। और हम बात कर लेंगे एक आइरिस होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है ऑफ द आई, हमारे सराउंडिंग हमारे क्या होता है, प्यूपिल के हमारे होता है, जो कंट्रोल करता है किसको, लाइट को, कि इंटर कर पाए और हमारे प्यूपिल के साइज को क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। इसी कारण आप जब जाते हो अंधेरे में जाते हो तो आपकी पीपल की साइज थोड़ी सी हमारी बड़ी हो जाती है, और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यही हम लाइट्स में आ जाते हैं तो पीपल की साइज कैसी हो जाती है, छोटी। जब आप देखते हो कि अंधेरे कमरे से आप कुछ देर के लिए बाहर जाते हो तो आपको दिखाई थोड़ी देर के लिए नहीं देता है, या मैं बात कर लूँ बहुत लाइट से आप अंधेरे कमरे की तरफ आते हो तो कुछ सेकेंड के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन भी यही होता है क्योंकि वो एडजस्ट करने में क्या करता है, टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, देखिए क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपको फिगर याद होना चाहिए। आपको यही चीज बता रहा था, ये हमारा प्यूपिल का साइज होता है, यहाँ आइरिस होती है, और ये हमारा क्या होता है, सिलेरी बॉडी। जब लाइट्स हमारी इंटर करती है तो पीपल अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसके कारण ये आइरिस, और साथ साथ बात कर लें सिलेरी बॉडी भी क्या होती है, एडजस्ट होती है। और लेंस से होते हुए हमारा क्या हो जाता है, लेंस से होते हुए ये हमारा क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। इमेज हमारे कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, और रेटिना से ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, माइंड में सिग्नल जाते हैं। आप फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ह्यूमन आई का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, आपसे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि ए स्टूडेंट कर रहा है, फिक्स कर रहा है सीट को, व्हाइट पेपर को, ड्राइंग बोर्ड हमारा जो है, कर रहा ही प्लेसेस से बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। पेपर लिया, पेपर के सेंटर पे उसने क्या लगाया, बार मैग्नेट लगाया, ये बोल रहा है। कर रहा ही स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। वो कुछ बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या किया, आयरन फाइलिंग को प्लेस्ड किया यूनिफॉर्मली। कर रहा है, इसके बाद जो पेपर रखा था उसको हल्का सा टैप किया, और कैसे किया, जेंटली किया, और ऑब्जर्व किया आयरन फाइलिंग को, अरेंज को, जो अपने पर्टिकुलर पैटर्न में बन जा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू आयरन फाइलिंग अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। तो आप जानते हो कि जो आयरन फाइलिंग होती है, ये जब भी हम बार मैग्नेट के चारों तरफ करते हैं तो ये किस तरह बिहेव करती है, ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो किस तरह बिहेव करेगी, टाइनी मैग्नेट की तरह। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होता है इस टाइनी मैग्नेट के द्वारा, जो उसको क्या करता है, चारों तरफ रोटेट कराता है, चारों तरफ क्या कराता है, रोटेट कराता है, जिस कारण से वो क्या कर लेते हैं, एक अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसी को हम बोल रहे हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा था, यही आपने क्या कर दिया, बता दिया। इसका सेकंड नंबर करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं फील्ड लाइन जो हमारी सबसे ज्यादा है वो कहाँ है, पोल्स पे है। कहाँ है, पोल्स पे। तो आपसे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि एंड पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो एंड पे जो कंसंट्रेशन होता है, आप देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स। क्राउडिंग का मतलब क्या, वही कि हमारा ये
ज्यादा क्यों होता है? एंड ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि पोल पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है? स्ट्रांगेस्ट होती है। फील्ड हमारी कैसी होती है? फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट। कहाँ पे? एंड ऑफ द पोल पे। तो पूछा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू द लाइंस along which iron filings align represent, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमारा रिप्रेजेंट करता है। यही चीज आपसे पूछ रहा है कि क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जैसे जैसे ये दूर जाते जाते हैं हमारे क्या हो जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या होती है? डिक्रीज करती जाती है। आपसे पूछ यही रहा है, बताना भी आपको यही है, फिगर भी आपको करना है, अलाइन करना है, और क्या करना है? रिप्रेजेंट भी करना है। तो रिप्रेजेंट आपने इस फिगर से क्या कर देना है? कर देना है। आप जानते हो कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है आउटवर्ड साइड पे। कैसे? आउटवर्ड साइड्स पे। और इनसाइड पे कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। इस कारण से इनसाइड पे आप देख रहे हो इधर की तरफ मूवमेंट है, और आउटसाइड पे नॉर्थ टू साउथ की तरफ, चाहे अपवर्ड में जाओ चाहे डाउनवर्ड में जाओ। ठीक है ना? तो यही बात आपको बतानी थी। आगे बात कर लेंगे हम। इसमें डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्टूडेंट ने कार्डबोर्ड पे हॉरिजॉन्टली क्या किया? करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड रिपीट द एबव एक्टिविटी। आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करंट कैरिंग सोलेनोइड में होता क्या है? एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उस पर कॉपर की हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। जब भी ये काम करते हो, इसको हम क्या करते हैं? एक सर्किट से हम कनेक्ट कर देते हैं। जितना आप करंट फ्लो कराते हो उसी हिसाब से हमारा क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है ना, इनसाइड तो यूनिफॉर्मली होती है। इनसाइड कैसी होती है? यूनिफॉर्मली। आउटसाइड पे जब हम बात करते हैं तो ये ग्रोथ होता है, जहां पे क्या हो जाते हैं? एक्सटेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सटेंड। तो आपसे पूछा यही था कि हमें क्या करना है, क्या पैटर्न बनता है? तो पैटर्न तो हमारा इस तरीके से बनता है। आप उसको क्या कर दोगे? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दोगे। नॉर्थ टू साउथ की तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। जिधर से हमारी सप्लाई जाएगी उसको बोलेंगे नॉर्थ, जहां जाएगी उसको बोलेंगे साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है और उसके बारे में कंक्लूजन भी बताना है। तो कंक्लूजन क्या होगा? जब भी ये कर रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड को, आयरन को स्प्रिंकल कर रहा है, तो ये क्या कर लेते हैं? एक अरेंज बना लेते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के, जो कि हमारा कैसा होता है? कंसेंट्रिक होता है। कैसा होता है? कंसेंट्रिक। अभी ये पूरा बनाओगे ना तो ये कैसा होगा? ये कंसेंट्रिक ही जाएंगे। कैसे जाएंगे? कंसेंट्रिक। तो आपसे पूछा यही है कि कंसेंट्रिक बना लेते हैं सोलेनोइड के, और ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जो कि इनसाइड अगर हम बात कर ले तो कैसा होता है? ये पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है। और आउटवर्ड साइड्स पे हमारे कैसे बनते हैं? ये कंसेंट्रिक हमारे क्लोज लूप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्लोज लूप। तो आपको क्लियर फिगर बनाना है, जो कि मैं यहाँ फिगर डाल दूंगा। मैंने फिगर डालना यहाँ भूल गया है, तो मैं यहाँ सोलेनोइड का एक फिगर डाल दे रहा हूँ, जो कि आप क्या कर लेंगे? किनारे पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना? आगे हम बात कर लें। डी नंबर क्वेश्चन के बाद हमसे कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेने का। जब हम जानते हैं जब भी प्रोसेस होता है, सर्टेन मसल्स, जिसमें हम बात कर लें आंखों में सिलियरी मसल्स होता है, ये फंक्शन करता है जब फोकल लेंथ हमारी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमारे क्या हो जाते हैं? इमेज जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? आई के रेटिना पर फॉर्म होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं? रेटिना पर। और इसी को हम बोलते हैं क्या? एकोमोडेशन ऑफ आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आइज। और यहाँ जो इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है आगे, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जब आंखों से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें ऑब्जेक्ट जो भी है, तो उस समय हमारा क्या होगा? तो उस समय कोई विशेष चेंजिंग नहीं होता है। वो हमारा क्या होता है? ये आई हमारा डज नॉट चेंज। जब भी हमारा इमेज डिस्टेंस हम बात कर लेंगे, चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो तो रेटिना पर ही बनता है। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द आई इंक्रीज करता है, तो ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि आई के पास एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की फोकल लेंथ। तो ये अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, और इस डिस्टेंस से हमारा कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। इमेज डिस्टेंस हमारी वही रहती है। इमेज डिस्टेंस हमारी क्या रहती है? वही रहती है। क्लियरली हमसे पूछ रहा है यहाँ पे आगे कि नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो एक तो हमारा सिलेरी मसल्स होता है। क्या होता है? सिलेरी मसल्स, जो कि एडजस्ट करने का काम करता है ताकि लाइट्स हमारी क्या हो? यहाँ पे फोकस हो पाए। दूसरा हम बात कर लेंगे कॉर्निया। कॉर्निया हमारा डोम शेप का होता है, जो फ्रंट लेयर ऑफ आई होता है, ये बेंड्स करता है लाइट को कहाँ पे? आई पर फोकस करने में। ठीक है ना? और हम बात कर लेंगे एक आइरिस होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है ऑफ द आई। हमारे सराउंडिंग हमारे क्या होता है? प्यूपिल के हमारे होता है, जो कंट्रोल करता है किसको? लाइट को, कि इंटर कर पाए और हमारे प्यूपिल के साइज को क्या कर पाए? एडजस्ट कर पाए। इसी कारण आप जब जाते हो, अंधेरे में जाते हो, तो आपकी पीपल की साइज थोड़ी सी हमारी बड़ी हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, यही हम लाइट्स में आ जाते हैं, तो पीपल की साइज कैसी हो जाती है? छोटी। जब आप देखते हो कि अंधेरे कमरे से आप कुछ देर के लिए बाहर जाते हो, तो आपको दिखाई थोड़ी देर के लिए नहीं देता है। या मैं बात कर लूँ, बहुत लाइट से आप अंधेरे कमरे की तरफ आते हो, तो कुछ सेकेंड के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन भी यही होता है, क्योंकि वो एडजस्ट करने में क्या करता है? टाइम लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे, देखिए क्वेश्चन तो नहीं है ये, आपको फिगर याद होना चाहिए, आपको यही चीज बता रहा था। ये हमारा प्यूपिल का साइज होता है, यहाँ आइरिस होती है, और ये हमारा क्या होता है, सिलेरी बॉडी। जब लाइट्स हमारी इंटर करती है तो प्यूपिल अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसके कारण ये आइरिस, और साथ साथ बात कर लें सिलेरी बॉडी भी क्या होती है, एडजस्ट होती है। और लेंस से होते हुए हमारा क्या हो जाता है, लेंस से होते हुए ये हमारा क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। इमेज हमारे कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, और रेटिना से ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं, माइंड में सिग्नल जाते हैं। आप फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ह्यूमन आई का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, आपसे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि ए स्टूडेंट कर रहा है, फिक्स कर रहा है सीट को, व्हाइट पेपर को, ड्राइंग बोर्ड हमारा जो है, कर रहा है ही प्लेसेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। पेपर लिया, पेपर के सेंटर पे उसने क्या लगाया, बार मैग्नेट लगाया, ये बोल रहा है। कर रहा है स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। वो कुछ बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या किया, आयरन फाइलिंग को प्लेस्ड किया यूनिफॉर्मली। कर रहा है इसके बाद जो पेपर रखा था उसको हल्का सा टैप किया, और कैसे किया, जेंटली किया, और ऑब्जर्व किया आयरन फाइलिंग को, अरेंज को, जो अपने पर्टिकुलर पैटर्न में बन जा रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू आयरन फाइलिंग अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। तो आप जानते हो कि जो आयरन फाइलिंग होती है, ये जब भी हम बार मैग्नेट के चारों तरफ करते हैं तो ये किस तरह बिहेव करती है, ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो किस तरह बिहेव करेगी, टाइनी मैग्नेट की तरह। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होता है इस टाइनी मैग्नेट के द्वारा, जो उसको क्या करता है, चारों तरफ रोटेट कराता है, चारों तरफ क्या कराता है, रोटेट कराता है, जिस कारण से वो क्या कर लेते हैं, एक अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, जिसी को हम बोल रहे हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा था, यही आपने क्या कर दिया, बता दिया। इसका सेकंड नंबर करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं फील्ड लाइन जो हमारी सबसे ज्यादा है वो कहाँ है, पोल्स पे है। कहाँ है, पोल्स पे। तो आपसे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि एंड पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो एंड पे जो कंसंट्रेशन होता है, आप देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स। क्राउडिंग का मतलब क्या, वही कि हमारा ये ज्यादा क्यों होता है। एंड ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि पोल पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। फील्ड हमारी कैसी होती है, फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कहाँ पे, एंड ऑफ द पोल पे। तो पूछा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डू द लाइन्स along which iron filings align represent। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमारा रिप्रेजेंट करता है। यही चीज आपसे पूछ रहा है कि क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जैसे जैसे ये दूर जाते जाते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। आपसे पूछ यही रहा है, बताना भी आपको यही है, फिगर भी आपको करना है, अलाइन करना है, और क्या करना है, रिप्रेजेंट भी करना है। तो रिप्रेजेंट आपने इस फिगर से क्या कर देना है, कर देना है। आप जानते हो कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है आउटवर्ड साइड पे। कैसे, आउटवर्ड साइड पे। और इन साइड पे कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ। इस कारण से इन साइड पे आप देख रहे हो इधर की तरफ मूवमेंट है, और आउटसाइड पे नॉर्थ टू साउथ की तरफ, चाहे अपवर्ड में जाओ चाहे डाउनवर्ड में जाओ, ठीक है ना। तो यही बात आपको बतानी थी। आगे बात कर लेंगे हम। इसमें डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्टूडेंट ने कार्डबोर्ड पे हॉरिजॉन्टली क्या किया, करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड रिपीट द एबव एक्टिविटी। आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करंट कैरिंग सोलेनोइड में होता क्या है, एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उस पर कॉपर की हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। जब भी ये काम करते हो इसको हम क्या करते हैं, एक सर्किट से हम कनेक्ट कर देते हैं। जितना आप करंट फ्लो कराते हो उसी हिसाब से हमारा क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है ना, इनसाइड तो यूनिफॉर्मली होती है। इनसाइड कैसी होती है, यूनिफॉर्मली। आउटसाइड पे जब हम बात करते हैं तो ये ग्रोथ होता है, जहां पे क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड। तो आपसे पूछा यही था कि हमें क्या करना है, क्या पैटर्न बनता है। तो पैटर्न तो हमारा इस तरीके से बनता है, आप उसको क्या कर दोगे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दोगे। नॉर्थ टू साउथ की तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिधर से हमारी सप्लाई जाएगी उसको बोलेंगे नॉर्थ, जहां जाएगी उसको बोलेंगे साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है और उसके बारे में कंक्लूजन भी बताना है। तो कंक्लूजन क्या होगा, जब भी ये कर रहा है करंट कैरिंग सोलेनोइड को, आयरन को स्प्रिंकल कर रहा है, तो ये क्या कर लेते हैं, एक अरेंज बना लेते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के, जो कि हमारा कैसा होता है, कंसेंट्रिक होता है। कैसा होता है, कंसेंट्रिक। अभी ये पूरा बनाओगे ना तो ये कैसा होगा, ये कंसेंट्रिक ही जाएंगे। कैसे जाएंगे, कंसेंट्रिक। तो आपसे पूछा यही है कि कंसेंट्रिक बना लेते हैं सोलेनोइड के, और ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जो कि इनसाइड अगर हम बात कर ले तो कैसा होता है, ये पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है। और आउटवर्ड साइड्स पे हमारे कैसे बनते हैं, ये कंसेंट्रिक हमारे क्लोज लूप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्लोज लूप। तो आपको क्लियर फिगर बनाना है, जो कि मैं यहाँ फिगर डाल दूंगा। मैंने फिगर डालना यहाँ भूल गया है, तो मैं यहाँ सोलेनोइड का एक फिगर डाल दे रहा हूँ, जो कि आप क्या कर लेंगे, किनारे पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात कर लें। डी नंबर क्वेश्चन के बाद हमसे कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि
3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्या है? लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे। तो कह रहा है स्टडी अ पिक्चर, हमें दे रखा है ABC का और आंसर करना है फॉलोइंग को। पहला हमसे बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट इन फूड चेन B एंड C। आप एक बात ध्यान रखिए कि B की बात कर रहा है, 3 तरीके के दे रखे हैं फूड चेन को, यहाँ पे A, B और C। ये कॉम्बिनेशंस जो हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे B में अगर मैं बात कर लूँ, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऑफर, फ्रॉग, ये स्नेक, और हम बात कर लेंगे ईगल। ये क्या कर रहा है? इनटेक कर रहे हैं, ये इसको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। जब ये एक दूसरे को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर लें, ये क्या है? हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। कैसा सिस्टम है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मींस व्हाट? टेरेस्ट्रियल मींस हम जानते हैं जो लैंड पे हमारे सर्वाइव कर पाते हैं और जो हमारे फूड प्रोसेस कर पाते हैं आगे की तरफ अगले चेन में, उन्हीं को हम बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स है, स्कॉर्पियो हमारा लेता है। जनरली हम बात कर लेंगे फिश होता है, और यहाँ क्या होते हैं? क्रेन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे वाटर्स में होते हैं। किसमें होते हैं? वाटर। इसी कारण से इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बताना आपको यही था कि बी हमारा टेरेस्ट्रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्वेटिक को। यही आपको आंसर करना था। 1 नंबर का ये आपका था। नेक्स्ट बात कर लेंगे दूसरा नंबर इसके लिए। कह रहा है द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ऑल फूड चेन आर प्रोड्यूसर्स। आपसे पूछ रहा है वाई। क्या पूछ रहा है? वाई। क्यों प्रोड्यूसर्स पहले होते हैं? तो आप जानते हो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मींस व्हाट? ऑटो मींस सेल्फ अपना लेकर लेता है, ट्रॉप्स मतलब जो भी न्यूट्रिशंस इंटेक करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेवल में अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि हमारा क्या करता है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दीज प्रोड्यूसर कैप्चर फॉर देयर यूज। तो आप जानते हो 1 to 2% सोलर एनर्जी को ये क्या करते हैं? जनरली कंज्यूम करते हैं, और ये क्या कर लेते हैं? अपनी एनर्जी को आगे सेंड करते हैं। क्या करते हैं? सेंड करते हैं। और कितना सेंड करते हैं? आप जानते हो 10% लॉ वहां पे लगता है। कौन सा लगता है? 10% लॉ। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। कह रहा है व्हाई आर दीज एरोज इन वन डायग्राम। वन डायग्राम का मतलब जैसे आपने देखा ग्रास था, ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर था, ग्रास ऊपर के ऊपर फ्रॉग था, फ्रॉग के ऊपर स्नेक था, और स्नेक के ऊपर क्या था? यहाँ पे ईगल था। तो ये जो डायरेक्शन जा रही थी कैसी जा रही थी? वन डायरेक्शन जा रही थी। कैसी जा रही थी? वन डायरेक्शन। तो आपसे पूछा है कि ये वन डायरेक्शन ही क्यों? तो आप जानते हो कभी भी ये रिवर्सिबल पैटर्न पे नहीं होता है, कभी भी उल्टा प्रोसेस नहीं चलता है कंज्यूम करने का फूड। जब भी चलता है नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, वन डायरेक्शन होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। एनर्जी कभी भी उल्टा फ्लो हमारी करती नहीं है। तो आपसे पूछा यही था, नॉट वाइस वर्सा हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि वन डायरेक्शन में होता है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस या हमें बात कर लूं फ्लो ऑफ एनर्जी को हमारा क्या करता है? ये बताता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारा रिवर्सिबल नहीं होता है, जो कि अभी आपको बताया सेम कंडीशंस पे अगर मैं बात कर लूं कभी भी रिवर्सिबल हमारा होगा नहीं। ठीक है ना। इस कारण से ऐसा नहीं करता है ये, इसलिए हमारा क्या होता है? फूड चेन वन डायरेक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कथा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। विशेष ध्यान रखें, आप बताइए ही उतना जितना आपको पूछा गया है। अगर आप ज्यादा लिखोगे अननेसेसरी टाइम किल होगा, लास्ट में टाइम हमारे क्या होते हैं? बचते नहीं, फिर आप कहोगे पेपर का क्वेश्चन छूट गया आपसे। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं 34 to 36, जो कि आज मैं बताऊंगा आपको कि हाँ पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कौन से पैटर्न को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है ना। 34 to 36 अगर हम बात कर लें, ये हमारे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन है। कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे सेक्शन डी में 34 to 36 हमारा क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारा है, जिसमें ये 5 नंबर के पूछे गए हैं। 34 to 36 का मतलब 3 क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ पे टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको क्या है? सही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए 2024 में मैं देख पा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कुछ ना कुछ सेक्शन बना रखे हैं 2-3 क्वेश्चन के। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है? कह रहा है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस हमारे रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप जानते हो कि एक तरफ हमारा रिएक्टेंट होता है और एक तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि हमें बताना है सो दैट ए केमिकल चेंज दैट अकर्ड चेंज ऑफ कलर। पहला तो हमें बताना है कि वो चेंज ऑफ कलर कर पाए। तो आप जानते हो चेंज ऑफ कलर के लिए अगर मैं बात कर लूं, फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब भी इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, और ये फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं। ये जो फेरिक ऑक्साइड हमारा बनता है, यही हमारा क्या होता है?
ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो ग्रीन कलर से किस में चेंज हुआ? ब्राउन कलर में। तो आपसे पूछा यही था कि चेंज इन कलर बताओ, तो ये आसान क्वेश्चन पूछ दिया था, बट ध्यान रखना रिएक्शन आप भूल जाते हो। रिएक्शन आप क्या कर जाते हो? भूल जाते हो। आपको पता होना चाहिए जब मैं फेरस सल्फेट बोल रहा हूं तो Fe पे 2+ होगा और सल्फेट पे 2- होगा, इस कारण से FeSO4 लिखते हो। क्या लिखते हो? FeSO4। यहां पे अगर मैं बात कर लूं, Fe हमारा कितना है? 2+ हमारा है, और यहां बात कर लेंगे कितना है? ये O हमारा कितना है? 2- है। तो यहाँ पे तो FeO बन जाएगा, Fe2+, और ये हमारा कितना बन जाएगा? FeO बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, Fe हमारा कितना है? 3+ है, और हम बात कर लेंगे O 2- है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Fe3+ है और O कितना है? 2-, तो ये Fe2O3 बनता है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है। दोनों में हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यहाँ बन क्या रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड। आपने जो क्लास 9 में आयन याद किया है ना, वही आपको यहाँ पे मदद करेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत कई बच्चों के लिए यही है कि फार्मूला, तो फार्मूले के लिए मैंने आयंस पिछले सेट में डाल रखे हैं। अगर आप सेट 1 से क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने मोर देन चीजें वहां पे क्या कर दी है? बता दी, एक्सप्लेन करते समय। आगे भी आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। यहां पे आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर से हमसे रिएक्शन पूछा है। तो आप जानते हो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या? वहां टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, केमिकल रिएक्शन में हमारे क्या आ रहे हैं? टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं। तो आपसे पूछा यही है कि टेम्परेचर में जब चेंज आएगा तो उसमें क्या हमारे इंपैक्ट आएंगे। तो आप जानते हो कि जब भी मैं कोई चीज हीट करूं और हीट बाहर की तरफ हमारी इवॉल्व हो या निकले, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सो। तो यहाँ पे आपको नाम से तो वैसे क्लियर होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ बाहर हीट निकलने से। एंडोथर्मिक क्या करता है? हीट को गेन करता है। तो या तो ये एब्जॉर्ब करेगा, या तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक कहलाएगा, या हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा कितना टेम्परेचर है या कितना टेम्परेचर वो ले रहा है। एग्जांपल के लिए बात करें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां हमारा हीट ले रहा है तो एंडोथर्मिक। मेथन जो होता है हमारा, जो कि CH गैस होता है, CH4 होता है, जो कि नेचुरल गैस होती है, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? हीट एनर्जी को निकालता है। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। आपसे पूछा इतना ही है और बताना भी आपको इतना ही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कर रहा है डिफाइन करना है, और करके इसमें क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो वहां पे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और साथ साथ चेंज इन हम बात कर लेंगे। कलर अच्छे से आपको लिखना है, 2-2 लाइन उसमें बतानी है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। और आपसे ये भी कह रहा है कि हाउ वी कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। हमसे पूछ रहा है हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पहला, और दूसरा ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों को ही देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन मतलब क्या? एक पार्ट, एक से ज्यादा पार्ट में हमारा क्या होगा? ब्रेक होगा। तो कह रहा है ये केमिकल रिएक्शन है जहां सिंगल कंपाउंड हमारे ब्रेक होते हैं, किसमें? 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हमारे क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी यूज होती है डिकम्पोज करने के लिए। वाटर में जो, अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो सिंपल सी बात यहां पे पूछा गया है कि ये हम कर रहे हैं। वैसे भी आप जानते हो कि ओर वाला चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल, जो आपने पढ़ रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर पढ़ रहे थे, जो लेस्ट रिएक्टिव जो हमारे हो रहे थे, वहां पे हम उसको रिडक्शन प्रोसेस करा रहे थे, और वहीं पे हम क्या करा रहे थे? वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे थे। जैसे कि कॉपर के ऑक्साइड्स की हम बात कर लें तो वहां पे भी आप क्या कर रहे थे? इसका यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। हमसे पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो वाटर में तो ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी हम बात करें H2O की तो हमारा क्या होता है? H2 और O2 में हमारा क्या होता है? ब्रेक होता है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2H2 और O2 होगा। होता ये है कि H पे हमारा क्या होता है? प्लस होता है, और O पे क्या होता है? माइनस होता है। जो प्लस होता है, चूंकि मैं जानता हूं वहां पे 2 रॉड होते हैं, एक तो होता है एनोड का और एक क्या होता है? कैथोड का। जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। एनोड जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव, जब हमारा ये पॉजिटिव है तो किधर की तरफ जाता है? ये जाता है कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है वो किस पे जाता है? ये जाता है एनोड पे जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है किस पे कौन सा जाता है। और मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन के बबल हमारे क्या होते हैं? कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं किससे? ऑक्सीजन से। तो पूछा आपसे यही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंपोजिशन अगर मैं बात कर लूं तो हमारे क्या जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और ब्रेक डाउन कर लेता है कंपाउंड को, ठीक है ना। सिल्वर
ब्रोमाइड की अगर हमसे बोल रहा है तो आप फिगर बनाओगे, आप इसमें क्या करोगे, फिगर बनाओगे जो मैंने यहाँ पे बताया है। मैं यहाँ से एक क्लियर पिक्चर भी डाल दे रहा हूँ जो आप देख लेना, मैंने यहाँ डाला नहीं है, मैं भूल गया यहाँ पे डालना, तो एक पिक्चर मैं यहाँ किनारे डाल रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। आप उसका प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बनाना मस्ट है, बनाना क्या है, मस्ट है। सिल्वर ब्रोमाइड की अगर मैं बात कर लूं, ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है जो ब्रेक डाउन करता है मेटेलिक सिल्वर को और हमारा क्या कर लेता है, ब्रोमीन गैस भी हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है। जब भी हमारा ये रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के केस में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड की बात कर रहा हूँ, AgBr की बात कर रहा हूँ, तो Br हमेशा क्या होगा, Br2 में ही फॉर्म होगा, तो यहाँ 2Ag बनेगा, क्या बनेगा, 2Ag। तो यही चीज आपसे क्या कर रहा था, ये सिल्वरी व्हाइट के रूप में हमारा क्या होगा, सिल्वर व्हाइट कलर के रूप में हमें Ag क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यही आपसे रिएक्शन पूछा था, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सनलाइट के पास में आने के कारण ही क्या होता है, ये एनर्जी को हमारा क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है ना, या ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम क्वेश्चन की। यहां पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप, अब हमसे रिएक्शन पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात किया है, हमसे कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, हमें कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताना है कि कैसे ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमसे ये भी बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। हमसे ये बात पता है कि जब भी हम जानते हो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हो तब भी कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम फर्दर हीट करोगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड फिर से फॉर्म होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मैं वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। हम बात कर लें दोनों से ही हमारा क्या हो रहा है, तो जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इन सारी बातों के लिए लिखोगे कि हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, रिएक्शन हमारे अपोजिट नेचर शो करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, किसका होता है, बेसिक ऑक्साइड का। तो बेसिक ऑक्साइड जब हमारे फॉर्म करते हैं, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से हीट करते हो तो क्या बनता है हमारा, ये कैल्शियम के ऑक्साइड बन जाते हैं और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन गैस बन जाता है, कैसा बन जाता है, सॉरी वाटर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। फाइनल आंसर में आप यही बताओगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन में हमारा क्या हो रहा है, दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, और यही चीज हमारी क्या करती है, सिंथेसिस करता है, किसको, ऑक्साइड को, किसको, ऑक्साइड को। यही बात आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिफाइन करना है, डिफाइन ए रिफ्लेक्स आर्क, हमें रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करना है। कह रहा है व्हाई हैव रिफ्लेक्सेस आर्क इन्वॉल्व इन एनिमल्स, आपसे रिफ्लेक्स आर्क की बात करें, रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व होता है किसमें, एनिमल्स में, जो हेल्प करता है क्विकली टू स्टिमुली, स्टिमुली मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्रति हमारा क्या करेगा, जल्दी से हमारा रिएक्ट करता है। बिफोर द ब्रेन, बिफोर देयर ब्रेन्स कुड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उनके ब्रेन के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के पहले हमारा क्या होता है, ये स्टिमुली क्या करता है, सेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा सेल बॉडी है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे इंटर न्यूरॉन का। यहाँ पे जब भी हम कोई चीज टच कर रहे हैं, जो जब भी कोई चीज क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है, डायरेक्शन हमारे इंपल्सेस हमारे क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करना हमारे शुरू कर देते हैं, जिस कारण से यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ क्या होता है, मूवमेंट होता है। और यहाँ हमारे जब मूवमेंट होता है तो ये क्या हो जाता है, सेल बॉडी हमारा इंटर न्यूरॉन हमारे क्या कर देते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे सिग्नल भेजते हैं, ठीक है ना। तो जब वहां हमारा जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल जाने के बाद तुरंत हमारे क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो बातें आपसे यही पूछा है, इसका अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोसेस कैसे ये हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले अगर मैं बात कर लूं कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी रिसेप्टर, ये स्किन को डिटेक्ट करता है। जैसे हम बात कर लें कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब क्या, हॉट बॉडी के लिए जो पूछा है क्वेश्चन, हमसे पूछा यही है, अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है कि ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर व्हेन यू सडनली टच द हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी जब आप टच कर रहे हो तो क्या होगा, तो सेंसरी रिसेप्टर जो होता है हम बात कर लेंगे, वो स्टिमुलस, पर्टिकुलर स्टिमुलस जो कि हम बात करें हीट के प्रति हमारे क्या करता है, रिएक्ट करता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स को हमारे क्या करता है, सेंड करता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू रिले न्यूरॉन में, किसके कहाँ भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड में। और ये रिले न्यूरॉन हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है किससे, सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को हमारा क्या करता है, जोड़ता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं, रिले न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, रिले न्यूरॉन हमारा क्या कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, और मोटर न्यूरॉन हमारा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, कहाँ, इफेक्टर के द्वारा, कहाँ
पे मसल्स पे, किस पे, मसल्स में। तो आपको तीन बातें यहाँ पे पता लगी कि एक तो होता है हमारा सेंसरी रिसेप्टर होता है, क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कि हमारा क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिले न्यूरॉन के थ्रू हमारे कहाँ भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है। और यहाँ रिले न्यूरॉन को ये कनेक्ट जो करता है सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन हमारा करता क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इफेक्टर जिसको बोल रहे हैं मसल्स के पास क्या करता है, भेजता है, और इफेक्टर क्या कर लेता है, प्रोड्यूस करता है रिस्पांस को, जो मूव करते हो आप हैंड, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके तीन का मेजर रोल आपको प्ले किया जा रहा है। एक तो बात कर लें सेंसरी रिसेप्टर का, यहाँ पे हम बात कर लेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स का, और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो रिले न्यूरॉन कर रहा है। आप जानते हो वैसे भी अगर आप थोड़ी सी सर्किट के बारे में जानते हो तो रिले सर्किट होती थी, रिले मतलब एक से रिलेटेड हम बात करते थे। तो रिले न्यूरॉन का मतलब भी क्या होगा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जो कंट्रोल करेगा। मोटर का मतलब क्या, यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो मूवमेंट हमारा करा रहा है, जो क्या करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है। तो मूवमेंट कराने में जो हमारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इफेक्टर कर रहा है। तो इफेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हैंड को दूर करेगा, क्या करेगा, दूर करेगा। यही बातें आपको यहाँ पे कहानी के रूप में बता रखी हैं। जो भी चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन की तो आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और आपसे पूछ रहा है इंस्टीट हम बात कर लेंगे इन रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड हमारे इमीडिएटली जो सिग्नल सेंड करता है ये मोटर की तरफ मूव करता है। सारी बातें वही बता रखी जो अभी आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस फिगर में आपसे यही चीज कह रहा है कि हमारा क्या करता है, यहां से रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स हमारे क्या करते हैं, ये फील करेगा। तो पहले हमारा ये जब टच किया था सबसे पहले क्या होंगे, यहां से हमारे ये सेंड करना शुरू करेगा इंपल्सेस को। जब इंपल्सेस को सेंड करना शुरू करेगा तो ये कहां तक पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा। अब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा तो फिर से ये यहाँ पे हम बात कर लेंगे, इनका मूवमेंट हमारा शुरू हो गया। तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ ये मोटर न्यूरॉन को हमारा दिया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इफेक्टर के थ्रू हमने क्या कर लिया, इसको दूर हटा लिया। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही क्या हो गया, ये दूर चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। तो पूछा यही है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। आगे बात कर लेंगे हम, कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आप जानते हो द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्वस सिस्टम सीएनएस, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के बीच में, और अदर पार्ट ऑफ बॉडी के, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपसे पूछा यही था क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और कह रहा है व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम। इसके 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम जानते हैं एक तो होता है स्पाइनल नर्व्स होता है जो कि इराइजेज होता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और एक होता है हमारा कहाँ, ब्रेन। ब्रेन में हम बात कर लेंगे जो कार्नियल नर्व्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं। और हम बात कर लेंगे स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है इसके हमें क्या करना है, 2 कंपोनेंट्स लिखना है सिस्टम के। तो बता दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फैसिलिटेट करते हैं किसको, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड हम बात करेंगे कमांड करेंगे सीएनएस और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी को। जो कनेक्ट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा करता है। और इनेबल जो करता है ब्रेन करता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं बॉडी से हमारा क्या करता है, लेता है और सेंड करता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, जो कि हमारा मेनली इफेक्टर के साथ मिलकर हमारे क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, ठीक है ना। तो बातें आपसे यही पूछा है, क्योंकि आप जानते हो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात कर पाऊं, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद में बात कर लूं यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2.5 मार्क का है। तो आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां बात कर लेंगे, कह रहा है लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट की बात कर रहा है, बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब भी स्टिमुलस के साथ रिएक्ट करता है तो ये फोल्ड अप और अपने आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ड्रूप हमने उसी की बात करा, ड्रूप इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। नेम द स्टिमुलस एंड राइट द कॉज फॉर द रैपिड मूवमेंट। हमसे ये भी बताना है रैपिड मूवमेंट क्यों होता है, इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। तो लीव्स ऑफ जो छुई मुई प्लांट होता है, ये इसको बोलते हैं हम क्या, सेंसिटिव, या हम बोलते हैं टच मी नॉट। क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। ये इसी को बोलते हैं मिमोसा पुडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा हमारा क्या होता है, फैमिली होती है, ठीक है ना। ये फोल्ड हो जाता है और ड्रूप हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू द टच। ये इस कारण से होता है, तो टच के कारण ये होता है, किसके कारण, टच के कारण।
तो इन द मूवमेंट ऑफ एन इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारा जो होता है स्टिमुलस ऑफ टच के कारण होता है, जो ग्रोथ को हमारा इवॉल्व नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ अनलाइक एनिमल्स को छोड़कर प्लांट हमारे लैक करते हैं नर्वस सिस्टम को और मसल टिश्यू को। दे रिले ऑन द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, ये कन्वे इंफॉर्मेशन करते हैं सेल टू सेल। अगर मैं बात कर लूँ एनिमल्स को छोड़कर, अगर मैं बात कर लूँ प्लांट जो होते हैं वो नर्वस और मसल टिश्यूज को हमारे क्या करते हैं, लैक करते हैं। मेनली ये कन्वे करता है इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल को, जो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन कैसे, सेल टू सेल। इन रिस्पॉन्स टू टच, जैसे ही हम सर्टेन प्लांट हम क्या करते हैं, सेल्स शेप को चेंज करता है, ये क्या कर लेता है, अमाउंट ऑफ वाटर को हमारे क्या कर लेगा, अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। जैसे ही हम टच करते हैं सर्टेन प्लांट हमारे क्या कर लेते हैं, सेल शेप जैसे हम बात कर लेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर को हमारे क्या कर लेंगे, उसके अंदर ले लेगा और रिजल्ट इसके कारण स्वेलिंग आ जाएगी या श्रिंकिंग आ जाएगा। या मैं बात कर लूंगा चेंज इन सेल शेप, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, ये रैपिड मूवमेंट होता है। किस कारण से, रैपिड मूवमेंट होता है। तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये रैपिड मूवमेंट होता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर हमारा उस क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा और जिसके कारण यहाँ पे स्वेलिंग या श्रिंकिंग आता है। या मैं बात कर लूँ वो अपने सेल शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस इस टच जो भी हमारा है, ये रैपिड मूवमेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन हमारा क्या कहाँ होता है, सेल्स के बीच में, जो सेल शेप को हमारा चेंज करता है विदाउट एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। तो कोई भी मूवमेंट यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, मूवमेंट तो हमारा होता है। इसी के बारे में आपसे क्या किया था, पूछा था। नेक्स्ट कर रहा है आपसे डिफाइन जियोट्रोपिज्म इन द प्लांट। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पांस टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पांस में अगर होगा तो उसको बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जब बात कर रहे हो तो यहाँ रूट्स की बात कर रहे हो, किसी बात कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द पुल ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड साइड्स पे लगती है तो रूट भी हमारा डाउनवर्ड साइड्स पे ही ग्रोथ करता है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ प्लांट हमारा पार्ट जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर हमारा है, जैसे हम बात कर लें स्टेम की बात कर लें, तो जो प्लांट के स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ हमारे ग्रोथ करते हैं, तो हमारे किस तरह बिहेव करते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो यही आपसे पूछा था और आपसे पूछा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो रूट हम बात कर लेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का हमारा है, और इसी तरीके हम बात कर लेंगे स्टेम्स की बात कर लेंगे, तो ये कैसा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा यही था, आगे बात कर लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। किसी बात कर रहा है हमसे, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कह रहा है इन द गिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमें एनालाइज करना है, आंसर क्वेश्चन का हमें देना है, ठीक है ना। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट बताना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आप जानते हो कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की, किसी बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा सेम जो इमेज की कंडीशंस आती है, जैसे मैं बात कर लूं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, डबल फोकस पे रखा है। किस पे रखा है, डबल फोकस पे रखा है। तो लेंस में तो दो सेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है ना, दो फोकस होते हैं F1 और F2। तो ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे रखा है तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये कहां से चला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात कर लूं कि ये 2F2 का सेक्शन हमारा सेम साइज का है, किसका है, सेम साइज का, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे पहले ही दे रखा है 50। कितना दे रखा है, 50। तो आपसे प्रिंसिपल फोकस पूछा है, तो यहाँ कैलकुलेशन आपने नहीं किया, आपने बता दिया 25 सेंटीमीटर। और कैसे बताएंगे, फिगर के माध्यम से बताएंगे। कैसे बताएंगे, फिगर के माध्यम से, कि ये क्या होता है, सेम साइज का होता है। कैसा होता है, सेम साइज का। किस पे, डबल फोकस पे, सेम साइज का होता है डबल फोकस पे, डबल फोकस पे। तो डबल फोकस पे जो हमारा बनता है इमेज की डिस्टेंस, जो इमेज की साइज जो होती है वो कैसी होती है, सेम साइज की हमारी बनती है और सेम डिस्टेंस होता है। कैसा होता है, सेम डिस्टेंस। तो यहीं से हम क्या कर देंगे, हाफ कर लेंगे और यही आप जस्टिफाई कर लेंगे आंसर को। आंसर क्या कर लेंगे, जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई, ड्रॉ द रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड फॉर दिस पोजीशन। हमसे पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ड्रॉ करना है रे डायग्राम उसके लिए भी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पहले समझाता हूं आपको कैसे आप फाइंड करोगे। तो फाइंड करने के लिए पहले तो आप कॉन्वेक्स लेंस बना लोगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद F1 को रिप्रेजेंट कर लोगे, F2
2f1 को रिप्रेजेंट कर लोगे, f2 को रिप्रेजेंट कर लोगे और किसको 2f2 को। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब मुझसे बोल रखा है यहाँ से यहाँ तक की फोकस की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक अभी आपने निकाला था कितना है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ कहाँ गलतियाँ है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -150 सेंटीमीटर, -150 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या, इधर की साइड पे हमारा क्या होता है माइनस होता है, इधर की साइड पे हमारा क्या होता है प्लस होता है। तो -150 सेंटीमीटर बोला है मतलब 50 से दूर जा रहा है, 50 से क्या हो रहा है दूर जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो बनता है वो कहां बनता है हम बात कर लेंगे, ये हमारा f1 और f2 और 2f2 के हमारे बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा छोटा बनेगा, कैसा बनेगा छोटा। तो ये जो बन रहा है 25 और 50 के बीच में बन रहा है, तो ये 30 दे रखा है, तो हमारा क्या है बात सही है, बात क्या है सही है। इधर प्लस होता है 25 और हमारे 50 के बीच में बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं जो हमें दे रखा है, यहाँ 75 दे रखा है, क्या दे रखा है 75 दे रखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा जब 75 हमको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा बातों को, तो यहां से यहां तक कितनी है हमारी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, कितनी है 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ये 50 सेंटीमीटर है। हमसे बोला कितना है, हमसे बोला यही है 75 का मतलब यही बन रहा है हमारा, कहीं दूर ये बनेगा 50 से दूर बनेगा, बट ये इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, मतलब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, जो कि कंडीशन 37.5 दे रखा है, और यहाँ हमारा 25 है और यहाँ हमारा 50 है, मतलब इसके बीच में बनेगा जो कि 37.5 है, और वो प्लस में भी है, तो ये भी हमारा क्या है सही है, दोनों हमारे क्या हो गए सही हो गए। तीसरी कंडीशन आपको लगी है जो कि हमारी सही है। चौथी कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में f1 है हमारा और क्या है 2f1 है, यहां बात कर लेंगे f2 है और ये क्या है 2f2 है। हमसे बोला क्या है, हमसे बोल रखा है -37.5, 37.5 का मतलब अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, ये यहां आ गया, ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी 25, कितनी थी 25, यहां से यहां तक की 50 जो आपको पता है, तो 37.5 इसके बीच में होगा, इसके क्या होगा बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, और अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है तो आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो कट रहा है हमारा कहां 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब 50 से ज्यादा, 50 से क्या ज्यादा, तो 50 से ज्यादा मतलब 75 आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है, मतलब बातें क्या है सही है। ये कंडीशन चौथी वाली हमारी क्या है सही है। पांचवी कंडीशन की बात कर लेंगे, ये कितना दे रखा है -30 दे रखा है, तो -30 का मतलब कितना, ये हमारा दे रखा है f1 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 2f1 दे रखा है, यहाँ f2 है और ये कितना है 2f2 है। 30 सेंटीमीटर बोला है तो ये 25 के और 50 के बीच में ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे होकर जाएगा और इसी डायरेक्शन में हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो 2f2 यहाँ पे है, 50 के आगे बनेगा, 50 कहाँ बनेगा आगे, तो ये हमारा जो दे रखा है कितना है 150 दे रखा है, ये भी बात हमारी सही हो सकती है। लेकिन यहाँ जो है 6 नंबर, अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर 15 दे रखा है, कितना दे रखा है 15, मतलब ये f1 हो गया और ये कितना हो गया 2f1 हो गया, यहाँ f2 हो गया और ये कितना हो गया 2f2 हो गया। अब बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है 15 बन रहा है, मतलब 25 के बीच में, 25 के कहाँ है बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर उसी डायरेक्शन में हमारा आगे बढ़ जाएगा। ये कहीं कट नहीं कर रहा है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है, कहां बढ़ाना पड़ता है पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ आप बढ़ाते हो तो ये कैसा बनता है वर्चुअल बनता है, मतलब इधर की साइड पे हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा निगेटिव आएगा, और यहाँ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है। तो यही हमारा क्या है मिस्टेक है, आपसे पूछा भी यही है। तो फिगर आपको कौन सा बनाना है, ये वाला फिगर बनाना है, और यहाँ बताना है कि इस साइड पे हमारा क्या है इमेज की डिस्टेंस हमारी क्या है निगेटिव है, वो आया पॉजिटिव है, इसलिए वही हमारा क्या है गलत है। तो जो इनकरेक्ट दे रखा है वो कौन सा है 6 वाला, कौन सा वाला 6 वाला, और सारी कंडीशंस हमारी क्या थी सही थी। तो हमसे पूछा यही था दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कर रहा है, हमें बताना है, ड्रॉ करना है रे डायग्राम, आपको बता दिया कौन सा गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमसे पूछा है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हमसे u की वैल्यू हमें दे रखा है, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो यहाँ पे चार्ट में दे रखा था ना, आप ध्यान दीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन जब बोला है ना, तो जब u इक्वल टू -30 है तो u कहाँ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही तो u है, और यहाँ इमेज की डिस्टेंस क्या है 150, तो मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना होता है, लेंस की केस में v/u होता है, लेकिन मिरर होता तो क्या होता -v/u होता। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 150 बाई कितना होगा -30, 150 बाई कितना -30, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा, मतलब ये -5 टाइम्स होगा, कितना होगा -5 टाइम्स नहीं बोलते हैं, मैग्निफिकेशन हमेशा ये नेगेटिव में आया है, वो इसलिए क्योंकि हमारा क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये 5 टाइम्स होगा, इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, यही तो होता है m इक्वल टू कितना होता है v बाई यू, और इसी को बोलते हो h2 बाई h1। जो h2 है हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी होगी 5 टाइम्स, क्योंकि ये रेशियो तो 5 ही आया है ना, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी 5 टाइम्स किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ इमेज 5 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। यही चीज आपसे क्या किया है वहां पे पूछा है, तो आप वहां क्या कर लोगे बता लोगे। तीसरा नंबर उसका क्वेश्चन था कि मैग्निफिकेशन हमारा कितना होगा, तो आपने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, इसी में हमसे सेक्शन पूछा है दूसरा क्वेश्चन और करके पूछा है, तो या तो आप वो करोगे या ये करोगे। कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कैसी होती है, इमेजिनरी एक्सिस हमारी होती है विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे किससे पास करती है ऑप्टिकल सेंटर, तो आप यही बताओगे द लाइन विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज इमेजिनरी एक्सिस। कैसी होती है इमेजिनरी एक्सिस, बस इतना ही बता के आप छोड़ दोगे, यहाँ पे लिखा नहीं है। हमसे कह रहा है ड्रा करना है रे डायग्राम किसके बीच में, कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है कॉनकेव लेंस पे। अब जानते हो कॉनकेव लेंस को आप क्या बोलते हो, कॉनकेव लेंस को ही बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। कैसा बोलते हो डाइवर्जिंग, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाती है तो ये क्या हो जाती है डाइवर्ज हो जाती है। और जब इसको बैक साइड पे हम करते हैं तो फोकस हमारा किधर की साइड पे होता है, कॉनकेव लेंस में हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइड पे होता है। कैसे होता है नेगेटिव साइड पे। तो आपसे ही बोला है कि पैरेलल लाइट जब पास करते हैं तो क्या होगा, आपने बता दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे लाइट्स कैसी जाती है मूव अवे हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। हम बात कर लेंगे इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी हमारा डायरेक्शन हमारा होगा वो इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेज हमारे क्या करेंगे, द डायरेक्शन हमारा ऑफ इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेज हमारे क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आउट गोइंग हमारा जा रहा था, यहाँ पे इनकमिंग हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। खैर आपको ये बस बता देना है, अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, इसमें कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। आपसे बोल रहा है कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। देखो फोकल लेंथ हमारा कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अभी आपने देखा कि कॉनकेव लेंस था हमारा, जब भी हम बात करते थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था, बैक साइड पे बढ़ाते थे तो फोकस हमारा इधर की तरफ आता था। मतलब इधर की तरफ क्या होता है नेगेटिव, इधर की तरफ क्या होता है नेगेटिव, और इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव। तो जो निगेटिव हमें होगा यहाँ कितना होगा -20 सेंटीमीटर, कितना -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द लेंस शुड 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो H1 दे रखा है ना वो 5 सेंटीमीटर टॉल दे रखा है, 5 सेंटीमीटर कितना टॉल कर रहा है। प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, हमें बोल रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 15 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक बात समझिएगा, जब भी इमेज फॉर्म होगा कॉनकेव में वो किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ। देखिए क्यों होता है, अगर मैं बात कर लूं कि ऑब्जेक्ट ये हमारा और ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास करा रहे हो तो ये कट कहाँ कर रहा है, इधर ही तो कट कर रहा है। जब भी कॉनकेव में होगा छोटा बनता है और इधर के ही साइड पे बनता है, ठीक है ना। तो ये v की भी कंडीशन कैसी होगी नेगेटिव, कैसी होगी नेगेटिव। तो आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा है 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, सो इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 15 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल लो, u निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, किसके लिए, फॉर द लेंस, फॉर द लेंस। आप पूरी बातें लिखोगे कि यहाँ फॉर लेंसेस के लिए हमारा यही होता है 1/f इक्वल टू -20, और यहाँ v की वैल्यू कितनी है -15 -1/u, इसको इधर भेज दो, -1/u प्लस 1/u हो जाएगा, ये उधर जाएगा -1/15, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/20। सॉल्व कर लोगे, एलसीएम कितना होगा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा कितना 60। सिंप्लीफाई करोगे -1/60 आएगा, 1/u इक्वल टू -1/60, इट मीन्स u इक्वल टू -60, u इक्वल टू कितना -60 सेंटीमीटर, -60 क्या सेंटीमीटर। तो जो u आया वो कितना आया -60 सेंटीमीटर आया, कितना आया -60 सेंटीमीटर। तो जो u आया -60 आया, आपसे पूछ रहा है मैग्निफिक हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। आप जानते हो m इक्वल टू v/u, और ये कितना होता है h2/h1, h2/h1। v की वैल्यू जो है हमारी कितनी है -15 है, कितनी है -15। u की वैल्यू जो आई वो -60 आई, h2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और h1 की वैल्यू आपको क्या है दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5। माइनस से माइनस सिंप्लीफाई, 15 4 जा 60,
इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 5/4, ये कितना हो गया H2। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 1.25 क्या सेंटीमीटर। आप ध्यान दो कि ये जो बन रहा है, मैंने क्या बताया था, ये जो इमेज की साइज है वो कैसी है, छोटी है 1.25। ये कितना था, ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, H1 कितना था 5 सेंटीमीटर। ये जो H2 है वो कितना हो गया, ये हो गया 1.25 सेंटीमीटर। तो छोटा ही तो है, क्या है, छोटा ही तो है। आपसे पूछा यही है, आपको बताना भी क्या है, यही है। ड्रा कर दोगे रे डायग्राम, आपको क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। और विशेष ध्यान है, आपको एरो का मार्क जरूर करना है, एरो का मार्क क्या करना है, जरूर करना है। तो पेपर से पहले आप एक काम कर लो, लेंस के या मैं बात कर लूं मिरर के, जितने भी कंडीशंस है आप 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस करो। आपको आता है या नहीं आता है मैटर नहीं करता है, आई के फिगर आपको बनाने ही बनाने हैं। तो ये आप दो ध्यान रखोगे। इसके बाद मैं देख रहा था रिफ्लेक्स आर्क और न्यूरॉन्स के बारे में, आपको क्या करना है, न्यूरॉन्स का भी फिगर आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो आपसे इतनी चीजें क्या करनी है, बनानी है। और पीछे मैंने बता रखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना है। सेट 1 अगर आपने किया हुआ, सेट 1 से सेट 4 तक जो पीछे कराया है, तो वहां आपको बताया है सारी चीजें। हमें करना है यहाँ पे कि अब क्वेश्चंस कहां से है, यहाँ लास्ट हम बात कर लेंगे। लास्ट सेक्शन भी हमें क्या है, केयरफुली करना है। केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है ना। और ये भी 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के। कितने के हैं, 5 नंबर के, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों क्वेश्चंस हमारे कितने होंगे, 5 नंबर के। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे 3 मेटल सैंपल्स हमें दे रखे हैं, मैग्नीशियम का दे रखा है, एल्युमिनियम का दे रखा है, आयरन का दे रखा है। ये लिया गया है और रब्ड किया गया सैंड पेपर से। कह रहा है दी सैंपल्स वर देन पुट सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको क्या किया गया है, इनको टेस्ट ट्यूब में डाला गया, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। थर्मामीटर वर यूज्ड टू सस्पेंडेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, थर्मामीटर को डाला गया। दैट देयर बल्ब्स डिप्ड इन एसिड, जो भी एसिड कंटेन कर रहे थे उसमें हमारा डाला गया। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वर ऑब्जर्व्ड, रेट ऑफ बबल वहां पे क्या हुआ, फॉर्म हुआ, उसको ऑब्जर्व किया गया। तो आपको कह रहा है एबव एक्टिविटी इज रिपीटेड विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यही हमारे किससे किया गया, पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से किया गया, फिर उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से किया गया और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो कंडीशंस आपको बताया था। पहला आपसे क्वेश्चन है, कह रहा है when activity is done with the dilute hydrochloric acid, then in which one of the test tube was rate of information of bubble was fastest। तो आप जानते हो कि रेट ऑफ बबल जो ज्यादा फास्टेस्ट करेगा बबल के फॉर्मेशन को, वो कौन करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन कौन सा था हमारा, एक तो आयरन था, एक क्या था, आयरन था, एल्युमिनियम था, और हमारा एक क्या था, मैग्नीशियम था। तो आप जानते हो यहाँ पे जो आप बनाते हो, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे हम बात कर लें रिएक्टिविटी सीरीज के, हमारे सीक्वेंस कुछ इस तरीके से चलते हैं, जो कि हमारा कहाँ होता है, यहाँ से होकर फिर ये आएगा, ठीक है ना। वैसे तो ऊपर लिखना चाहिए, जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया। तो हाइयर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम आता है और ये फेरस आता है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वही क्या करेगा, यहाँ पे द इंडिकेट्स मैग्नीशियम रिएक्टेड मोस्ट विगरसली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम एंड फेरस, ठीक है ना। तो आयरन, फेरस या आयरन में दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट कर रहा है विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप जानते हो कि कॉपर जो होगा हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप जानते हो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे आपने बात किया था, हाइड्रोजन के नीचे बात किया था, वो तो यही थे हमारे, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन के नीचे हमारा रिएक्ट कर रहा है। तो ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता नहीं है। ऑप्शंस ऑफ बबल फॉर्मेशन, हमारा ये चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट हमारा कॉपर नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। लो रिएक्टिव हमारे एलिमेंट होते हैं एज कंपेयर टू हम बात कर ले एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे आयरन की, ठीक है ना। रीजन हमने बता दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन इसका अच्छा है, कह रहा है व्हाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब ये रिएक्ट करता है तो ये
क्यों हमारा हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व नहीं करता है? तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व करता है? क्योंकि हम जानते हैं मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड हमारी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग हमारा क्या कर लेता है? हाइड्रोजन गैस जो भी प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के दौरान, ये हमारा क्या कर लेता है? इटसेल्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेगा, जिसमें NO, NO2 और N2O दोनों ही हमारे क्या कर सकते हैं? तीनों ही हमारे बना सकते हैं। यहाँ पे किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन कुछ हैं जिनके साथ रिएक्ट करता है। जैसे हम बात कर लें मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनके साथ जब भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन हमारे पॉसिबल हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमारे क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन गैस को कभी कभी इवॉल्व कर देते हैं। कुछ प्रोडक्शंस आप में हम बात कर लें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात कर लें तो मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है, जो कि अभी आपको बताया। ये हमारे क्या कर लेते हैं? वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और वहां पे हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस बनती भी है। तो आपसे पूछा यही था क्यों है, बस ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस कारण से ये क्या कर लेता है? ऑक्सीडाइज कर लेता है हाइड्रोजन गैस जो भी प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान। तो वाटर जो भी हमारा होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्साइड। इस कारण से वो बन नहीं पाता है हाइड्रोजन और वहां पे प्रॉब्लम आती है। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डिसाइडेड। हमसे पूछ रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है जिसके हिसाब से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो आप जानते हो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसपे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिसाइड करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही हमारा होता है जो डिस्प्लेस करता है और रिएक्शंस उसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। इन सच रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं कैन डिस्प्लेस और हमारे क्या कहते हैं? ये डिस्प्लेस हो जाते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स हमारे क्या कर लेते हैं? कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं सोल्यूशन के साथ। ठीक है ना? या सोल्यूशन में फॉर्म करेंगे या मोल्टेन फॉर्म में। कभी भी रिएक्शन कभी भी सॉलिड में नहीं होता है। जब भी हम बात करेंगे लिक्विड में होगा या हम बात कर लेंगे वो मोल्टेन फॉर्म में हो, किसी तरीके होगा, बट वहां पे वो लिक्विड फॉर्म हमारा होगा जरूर या गैसियस फॉर्म होगा। ठीक है ना? डिटरमाइन विच मेटल एक्स और वाई, हमसे बोल रहा है आगे यू हैव टू मेटल एक्स एंड वाई, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज मोर रिएक्टिव दैन द अदर। तो एक्स और वाई है, जब हम कैसे पता करेंगे? हमें इंट्रोड्यूस करना होगा मेटल एक्स को हम सोल्यूशन में कंटेन करेंगे और मेटल वाई के साथ हम क्या करेंगे? मेटल वाई को भी हम क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? रिएक्ट। जब मेटल एक्स डिस्प्लेस कर लेगा वाई कंपाउंड को तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव हो जाएगा कंपेयर टू वाई। मैंने यही बात तो बताई कि जो ज्यादा हमारा क्या होगा? रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा। वही क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। किसको? लेस रिएक्टिव वाले को। तो इस मेथड को जो प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड सिंपल करता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है एज कंपेयर टू रिएक्टिविटी ऑफ टू मेटल्स को चेक करने के लिए। तो सिंपल सी बात आपसे पूछा था, रॉकेट साइंस कोई नहीं है आपको बताना बस ये है कि हायर रिएक्टिव कौन सा होगा। तो हम जानते हैं जब भी हम एक को पहले हम मोल्टेन फॉर्म में कर लेंगे, लिक्विड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में हम कर लेंगे, ताकि उसका रिएक्शन हम जो दूसरे से कराएं तो वो क्या कर लेगा? जो हाई रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू लेस रिएक्टिव वाले के। तो आपसे पूछा यही है, आपको बताना भी यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर द सर्वाइवल। हम जानते हैं हाँ किडनी होता है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज। हमसे बोला है रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। हाँ, ये किडनी की एक्टिविटी को हमारे क्या करते हैं? रोक देते हैं। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। ये पॉइजनस वेस्ट को हमारा क्या कर लेता है? एक्यूमुलेट कर लेता है। विच कैन इवन लीड टू द डेथ, हमारे डेथ को लीड करता है ये। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। आर्टिफिशियल किडनी का हम यूज करते हैं। ठीक है ना? कह रहा है एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। आप यही बात जानते हो कि हम बार बार क्या करते हैं? उसका डायलिसिस करते हैं और इसी को बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल किडनी हम वहां पे यूज करते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी से होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो ये बात तो हमारी किसी स्टडी की सही थी। हमसे पूछ रहा है नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। हम जानते हैं आर्टरी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्लियर करता है उसको बोलते हैं रेनल। ध्यान रखिएगा जब भी किडनी की बात आती है तो हमारा ये बीन शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? बीन शेप के होते हैं। ठीक है ना? तो ये इसी की बात कर रहा है, यही से हमारा कनेक्टेड होता है। तो आपसे यही बोला है तो हम इनको क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। जो ये कनेक्टेड होता है क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट, वैसे तो आपने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा था, आर्टरी जो होता है मेनली हमारा क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। कह रहा है नेम द, यहाँ पे किडनी में हमारा रेनल ऐड हो जाएगा बस। नेम द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल
थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन वुमेन कैप्सूल। तो जो क्लस्टर हमारा थीन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज में होता है, प्रेजेंट होता है वुमेन कैप्सूल में, इसको बोलते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपसे बस नाम पूछा है तो नाम ही बताना है आपको, उसके आगे बताने की जरूरत नहीं है। इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। एक होता है, कह रहा है इन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन। तो यूरिन हमारा कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में हम बात कर लेंगे। स्टोर करता है, कहाँ करता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा ये मेनली क्या करता है? स्टोर करता है। इस कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल, ये हमारा क्या होता है? बोथ हमारे हार्मोनल और नर्वस कंट्रोल दोनों ही होता है। हम बात कर लेंगे हार्मोनली, अगर मैं बात कर लूँ, ये इन्फ्लुएंस करता है एंटी ड्यूरेटिक, हम बात कर लेंगे हार्मोन जो होता है उसको हमारा क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये इफेक्ट करता है किसको? वॉल्यूम ऑफ यूरिन को इफेक्ट करता है। नर्वसली अगर मैं बात कर लूँ, ये रेगुलेट करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को, हमारा क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ब्लडर्स को ये एक्सपेल करने में यूरिन के। तो कभी कभी नर्वस सिस्टम भी हमारे क्या करते हैं? काम करते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो आपसे लिमिटेशन की बात नहीं किया, बस आप ध्यान रखिएगा कि हार्मोनल और नर्वस कंट्रोल हमारे दोनों ही करते हैं। हार्मोनल कैसे करता है? क्योंकि ये हमारे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन को हमारा क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? हार्मोनली। लेकिन हम बात करें नर्वसली, अगर हम बात कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, जो कि हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर से जो बाहर निकालने का काम कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे बात कर लेंगे हम। कर रहा है लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड स्टेप इन देयर फंक्शन। हमसे कह रहा है 2 मेजर स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं यूरिन में, हमारा क्या होता है? पहला तो हम बात करें फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा क्या होता है? री एब्जॉर्प्शन, और हम बात कर लेंगे सिक्रेशन की। जनरली आप जानते हो जो फिल्ट्रेशन का काम करता है कौन करता है? ग्लोमेरुलस। हम बात करेंगे जो ग्लोमेरुली होता है हमारा किडनी का, वो हमारा क्या करता है? यहाँ पे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से हमारा क्या करता है? फिल्टर कर देता है। किसमें? वुमेन कैप्सूल में करता है। किसमें करता है? वुमेन कैप्सूल में करता है। और यहां से हम बात कर लेंगे, ये रिमूव करता है। ये क्या करता है? रिमूव करता है, रिमूविंग वेस्ट बट रिटेनिंग इसेंशियल सब्सटेंस। ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा रिमूव कर देता है। लूप ऑफ हेनले होता है, उसके थ्रू हमारा ये करता है आगे की तरफ। तो वहां से हमारा क्या कर देता है? रिमूव कर देता है वेस्ट को और इसेंशियल सब्सटेंस को ले लेता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इसमें, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन टेक प्लेस इन रेनल ट्यूब्यूल्स में हमारा होता है, वेयर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और वाटर हमारे क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये हमारे बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम में हमारे क्या किए जाते हैं? सर्कुलेट किए जाते हैं। एंड एडिशनल वेस्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड फ्रॉम द यूरिन। तो जो अदर वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ये सेक्रेट होते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड के द्वारा। कहाँ पे? यूरिन में। यूरिन के रास्ते से हमारे क्या होते हैं? ये बाहर आते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब फिर से जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिर से हमारा क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करने। ब्लड में हमारा काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। तो आपसे पूछा यही है, 2 मेजर स्टेप्स हमें बताने हैं यूरिन के फॉर्मेशन में, और ये चीजें हमारी फंक्शन भी हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो हम जानते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो हमारा टेक प्लेस करता है प्राइमरीली किसमें करता है? रेनल ट्यूब्यूल्स में करता है। किसमें करता है? रेनल ट्यूब्यूल्स में। कह रहा है लिस्ट द फैक्टर विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन। देखिए हम जानते हैं कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे बात करें ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, साल्ट्स की बात कर लें, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर के द्वारा क्या हो रहते हैं? हमारे रीअब्जॉर्ब होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट से होता है। किससे होता है? इनिशियल फिल्ट्रेट से। अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारा रीअब्जॉर्ब होता है ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, और अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट की हम बात करेंगे, जो भी हमें एक्सक्रेट करना है वो कितना डिजॉल्व है, इस पे भी हमारा क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में, ये हमारा क्या है? बॉडीज का हाइड्रेशन लेवल। और हम बात कर लेंगे कौन सा? कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस ब्लड में हमारा कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस और ब्लड का हाइड्रेशन लेवल कितना है, इसमें हमारा क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा, जिसके कारण हम बताते हैं कि हमारा कितना फिल्टर करेगा और उसके बाद एक्सक्रेट आउट कितना करेगा, ठीक है ना। तो मेनली 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बॉडीज का हाइड्रेशन लेवल, और हम बात कर लेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में है वो कितने हैं, यही हमारा क्या करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। कौन सा? ये कितना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमारा जो प्लेस हो रहा है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। 39 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या है? न्यूमेरिकल सेक्शंस है। कह रहा है ऑन द बेसिस फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन बिटवीन द ए एंड बी।
ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो आप जानते हो ए और बी क्या है, ए और बीच में हम बात कर लेंगे, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। तो यहाँ पे पूरी बातें लिखोगे कि इसको R4 मान लो, इसको R5 मान लो, पूरी बातें आप मान के करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बताएगा नहीं ये 6 वोल्ट है, कितना है 6 वोल्ट है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लिखोगे R1 R2 एंड R3 आर सीरीज, आर इन सीरीज, hence resultant resistance is equal to R is equal to कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम, कितना हो जाएगा 26 ओम, कितना हो जाएगा 26 ओम। तो आर ए बी के बीच में, बिटवीन आर एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, सॉरी बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी हम बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा इतना हो गया। आपसे पूछा यही था। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देखिए बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, तो आप जानते हो बी और सी के बीच में हमारा कितना होगा, बी और सी में हम बात कर लेंगे, ये हमारा क्या था, ये हमने R4 माना था और इसको क्या माना था, R5 माना था। तो यहां लिख लेंगे बिटवीन, दूसरा नंबर हम बता रहे हैं, बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी हम बात कर लेंगे कि बी R4 and R5 are in parallel, R4 and R5 are in parallel। जब ये पैरेलल में है तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। तो यहां से निकाल लोगे कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/8, ये 1/R इक्वल टू है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब कितना 4 ओम, कितना 4 ओम। तो ये हमारा मेनली जो आएगा वो कितना आएगा 4 ओम आएगा। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कर रहा है कैलकुलेट द करंट फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। हमसे करंट पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, बैटरी का करंट हमारा कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आपने अभी निकाल रखा था, जो सीरीज के केस में आपने निकाला वो कितना निकाला था 26, कितना निकाला था 26 ओम रिजल्टेंट। और जो पैरेलल के केस में आपने निकाला था ये ए टू बी था, ए टू बी, और बी टू सी जो आपने निकाला था रिजल्टेंट वो कितना निकाला था, ये निकाला था 4 निकाला था, कितना निकाला था 4 ओम। तो अगर मैं बात करूं टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो सीरीज और पैरेलल दोनों में निकाला उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 4 मतलब कितना 30 ओम, कितना ओम 30 ओम। टोटल वोल्टेज हमें पता है कितना 6 वोल्ट पता है, तो करंट हमसे पूछ रहा है V इक्वल टू कितना होता है IR, तो लिखोगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। पूरी बातें आप लिखोगे, आप यही मान के चलोगे कि एग्जामिनर को कुछ पता नहीं है, तभी आपको क्या होगा वहां पे अच्छा होगा रिप्रेजेंटेशन, और जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन उतना ही अच्छा क्या होगा मार्क्स होगा आपका। 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा, तो ये 0.2 एम्पियर के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 0.2 एम्पियर के। तो आपसे पूछा यही था आपसे, कर रहा है सी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, कर रहा है इन द एबव सर्किट 16 ओम रजिस्टर्स आर, और दे रखा है पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 8 ओम। इसकी बात कर रहा है और इनकी बात कर रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द 2 एंड्स, किसके सबसे ज्यादा होगा। तो पहली बात आपने अभी करंट निकाला था, कितना आया था 0.2 एम्पियर, कितना आया था 0.2 एम्पियर। आप जानते हो कि यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, और ये कितना था R4 था, और ये कितना था R5। R4 और R5 को जब तुमने सॉल्व किया था तो इन दोनों का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस आया था वो कितना आया था, ये 4 ओम आया था। अभी मैंने बताया था पैरेलल में जब आपने निकाला था, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जनरली V इक्वल टू कितना होता है IR, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ डायरेक्शन में बता रहा हूँ। सीरीज में करंट हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैसे याद करना है मैंने बताया था, जिंदगी में आप क्या बनेंगे SI बनेंगे, क्या बनेंगे SI, S मतलब क्या सीरीज, I मतलब करंट, सीरीज में करंट सेम होगा। तो V इक्वल टू कितना IR1, तो ये V1 हो जाएगा, I की वैल्यू 0.2 दे रखी है, R1 की वैल्यू 4 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8 वोल्ट। यहां पे जब तुम सॉल्व करोगे V2 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा IR2, तो कितना हो जाएगा
0.2 इंटू कितना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा IR3 हो जाएगा। यहाँ से 0.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से तो कितना आ जाएगा 3.2 आएगा, 3.2 वोल्ट। और यहाँ पे 4 ओम था इसका रिजल्टेंट, तो यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये भी तो सीरीज में है, ये वाला ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला वो क्या है, सीरीज में ही तो है। तो V हम बात कर लेंगे V4 इक्वल टू कितना हो जाएगा IRP, ठीक है ना। तो RP आपने निकाला था कितना था 4 था, कितना था 4 था, और ये 0.2 आपको पता है सीरीज में, तो ये जो निकाला कितना है 0.8 वोल्ट। तो आप देखो ये 0.8 है और ये कितना है 3.2 है। आपसे इन्हीं दोनों में बस पूछा था, मैंने निकाला सारा क्यों, क्योंकि सबको जब ऐड करोगे तो तुम चेक कर सकते हो कि जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्ट ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला है, आपसे पूछा यही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेट 4 के जो हमारे सेकंड पार्ट है उसको हमने क्या किया, समाप्त किया। अब आपको क्या किया जाएगा, सेट 5 के सेट आपको मिलेंगे। आपको करना बस इतना सा है लास्ट टाइम पे, देखिए पेपर के टाइम मैनेजमेंट आप विशेष ध्यान रखेंगे जो आपके लिए है। आप वहां पे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ध्यान रखो कि 1 से लेकर अगर मैं बात कर लूं, लगभग 1 से 20 नंबर क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 1 से 20 नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू के। आपको यहाँ पे 20 to 25 मिनट मोर देन देना है, इससे ज्यादा देने की जरूरत आपको नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। यहां से बात कर लें 21 से 26, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है हमारे, यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन है। जब ये इसकी बात कर रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन आ गए। जब 6 क्वेश्चन आ गए तो 6 टू 12 नंबर का क्वेश्चन है, मोर देन आप 25 मिनट्स आप दे देंगे, 25 to 30 मिनट्स के आसपास आप देंगे, इससे ज्यादा आप देंगे नहीं। यहाँ पे रिटर्न करने सेंटेंसेस ध्यान है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 से 5 लाइन ही आपको लिखना है। 27 से हम बात कर लेंगे 33 तक अगर हम बात कर लें, और एक सेक्शन है 33 से हम बात कर लें 36 तक, और 37 से हम बात कर लेंगे 39 तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ कितना है 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जब देंगे 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ज्यादा समय देंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ से बात कर लिया, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 7 क्वेश्चन टोटल है। कितने हैं 7 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पे आप 4 मिनट या बात कर लें 5 मिनट मान के चलिए, तो 35 मिनट आप देंगे। कितनी मिनट देंगे 35 मिनट। अगर आप कैलकुलेट करें तो 25 मिनट 30 मिनट, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, और कितना हो गया 35 मिनट। टोटल मिनट जो हुए आपके कितने हो गए, यहाँ पे 3 to 5, 3, 8 हो गया, और ये कितना हो गया 90 मिनट टोटल हो गया। कितना हो गया 90 मिनट। अभी भी आपके पास कितने बचे हैं 90 मिनट बचे हुए हैं। जो 90 मिनट आपके पास बचे हुए हैं वो आप कहाँ देंगे, यहाँ पे 45 मिनट इस लॉन्ग क्वेश्चन पे देंगे और 45 मिनट इस लॉन्ग क्वेश्चन पे देंगे। ध्यान ये रहे आपको कि जब भी आप पेपर कर रहे हैं इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। जहां आपको लगे कि हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है आप उसको स्किप आउट करेंगे, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ये आपको काफी मदद करेगा। टाइम बाउंड आपको करना है, क्योंकि आपने इंग्लिश के पेपर में काफी देखा कि हाँ आपसे गलतियां हुई हैं, फिर से ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, सेट 4 को समाप्त किया, और सेट 5 भी आपको क्या करेंगे अभी हम देने वाले हैं सारे सॉल्यूशन उसके। तो आप वहां से प्रैक्टिस करते रहे मन लगा के, और एक बार लास्ट में आपको बताऊंगा कि हाँ फिगर कैसे हमें कौन कौन से बना के प्रैक्टिस करना है। तो ये 5 नंबर सेट जब डालूंगा तो आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।